आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के आधार पर अगर हम ध्वनि तरंगों को बांटने का प्रयास करें तो ध्वनि तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। ये जो तीन भाग में डिवाइड किया है, ये डिवाइड किया है ध्वनि का मोटा और पतले होने के आधार पर। हाथी देखा है? हाथी हाथी इन्हीं तरंगों को उत्पन्न करता है। हाथी अगर मान लो कहीं जंगल में है, अपने झुंड से अगर अलग हो गया तो वह चिंगाड़ कर ये वाली वेव्स उत्पन्न करता है। उस पूरे एरोप्लेन का अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि ये पता चल जाए कि उस एरोप्लेन में कहीं दरार या छिद्र तो नहीं रह गया। जो पॉटी करते हैं उसका जो कलर होता है वो पीला होता है। वो क्यों होता है? तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण ही होता है। तो आय हाय मारे भाई मर गया, बोलता कि नहीं बोलता? आय हाय हाय अब ये बड़ा दर्द हो गया भैया, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब नहीं चला जाता। ऐसे बोलता कि नहीं बोलता? सभी चमगादड़ की रेंज यही होती है। बस एक वेम्पायर बैट वो 716 हर्ट्ज तक सुनता है। उसको स्पेशल पावर इसलिए दी गई है क्योंकि वह बैट जानवरों के रक्त का पान करके अपना पेट भरता है। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 58वां लेक्चर है, 58वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 57 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम भौतिक विज्ञान की यूनिट नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाली जो क्लास थी हमने उस क्लास में ध्वनि तरंगों को स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि ध्वनि तरंगें का जो टॉपिक है वह काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो एक क्लास में इसको करना संभव नहीं था। तो आज ये ध्वनि तरंगों की दूसरी क्लास है और भौतिक विज्ञान की 58वीं क्लास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने इससे पहले वाली जो क्लास है वह देख ली होगी, क्योंकि अगर वो क्लास आप देख लेंगे उसके बाद अगर इस क्लास को देखेंगे तो ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। और यदि आप पहले से थोड़ी सी जानकारी रखते हैं ध्वनि तरंगों के बारे में तो आप इस लेक्चर को लगातार अभी भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों का विभाजन। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के आधार पर अगर हम ध्वनि तरंगों को बांटने का प्रयास करें तो ध्वनि तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि सर ध्वनि तरंगें तीन प्रकार की होती हैं अगर हम तरंगों को फ्रीक्वेंसी के आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे तो। यहाँ लिखा है सर अपश्रव्य तरंगे, वह कौन से प्रकार हैं? तो नंबर 1 है अपश्रव्य तरंगे, इसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक साउंड। दूसरा है सर श्रव्य तरंगे, इनको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। और तीसरा है सर पराश्रव्य तरंगे, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, या फिर हम इसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं अल्ट्रासाउंड। ULTRASOUND, SOUND, अल्ट्रासाउंड। तुमने सुना होगा कि कोई व्यक्ति है, कोई मरीज है, उससे डॉक्टर बोल देता है कि जाइए आप अल्ट्रासाउंड करा के आइए। तो जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे कि अल्ट्रासाउंड की सहायता से हम कौन सी बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड किस किस तकनीकी में इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम इसको समझने वाले हैं। पहले हमने ये देखा है कि सर तीन भागों में बांट सकते हैं। अगर हम तरंगों को, जो ध्वनि तरंगे हैं, इनको अगर फ्रीक्वेंसी के आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे तो ये तीन तरह से हम बांट सकते हैं, जो कि अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य तरंगों में बांट सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर अपश्रव्य तरंगे किन्हें कहा जाता है, वह कौन सी तरंगे हैं जिन्हें अपश्रव्य तरंगे बोलेंगे। तो सर जो तरंग 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है, जिस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। और जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, देखो यहाँ किलो का मतलब हजार होता है। आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि हमारे 1K फॉलोवर्स हो गए, तो 1K का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब हजार। तो अगर यहाँ पर हजार का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,000 हो जाएगा। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे होती हैं उन्हें हम श्रव्य तरंग कहते हैं। आगे है सर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली, अगर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली तरंगे हैं तो फिर उनको हम पराश्रव्य तरंगे या फिर अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक साउंड के नाम से जानते हैं, और उन्हीं को हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। हमने यहाँ पर डायग्राम दिखाया है, ये डायग्राम दिखाया है। वैसे तुमने ये देखा होगा, जिस भी टीचर ने ये पढ़ाया होगा तो पहले ये बात जरूर बताई होगी कि हम किन को सुन सकते हैं। ये तीन तरंगे हैं, इन तीनों में से
हम मतलब मानव कौन सी तरंगें स्पष्ट रूप से सुन सकता है? तो बताया जाता है कि सर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं, जिन्हें श्रव्य तरंग ऑडिबल साउंड कहा जाता है, इनको मानव भली भांति सुन सकता है और स्पष्ट रूप से उन्हें समझ सकता है। लेकिन मनुष्य ना तो इनको सुन सकता और ना ही इनको स्पष्ट रूप से सुन सकता। ऐसा हमने सुना होगा, ऐसा बहुत से टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो वो ठीक है, वो सही बात बताई है कि हम इनको सुन सकते हैं और हम इनको भी सुन नहीं पाएंगे और इनको भी सुन नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ अगर एग्जाम्पल की बात करें कि सर ये जो साउंड है अपश्रव्य तरंगे, वह उत्पन्न किस किस माध्यम से होती हैं, कहाँ कहाँ ये तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ लिखा है सर ज्वालामुखी विस्फोट। एक बात बताइए, हमने अभी कहा कि अपश्रव्य तरंगे मनुष्य सुन नहीं पाता है, लेकिन ज्वालामुखी का अगर कोई विस्फोट होगा तो क्या वो आपको सुनाई नहीं देगा? सुनाई देगा, वह ज्वालामुखी का विस्फोट सुनाई देता है। दूसरा, सर कहीं भूकंप आता है तो भूकंप भूकंप की जो फ्रीक्वेंसी होती हैं, जो 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी होती हैं, उनको हम सुन नहीं पाते हैं। और भूस्खलन है, जब जमीन कहीं खिसक जाएगी तब जो तरंगे उत्पन्न होंगी वो भूस्खलन से तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो ये वो सब के सब एग्जाम्पल हैं जो ये वाली तरंगे उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे हाथी है, हाथी भी अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। अब आप कहोगे कि सर हाथी अगर जब चिंघाड़ता है तो सर हम तो वो सुन लेते हैं, और अभी हमने बोला कि अपश्रव्य तरंगे को मनुष्य सुन नहीं पाता है। इसका मतलब तो फिर इससे पहले हमने गलत पढ़ रखा है। जो हार्ट बीट की साउंड होती है वह भी अपश्रव्य तरंग ही उत्पन्न करती है। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर मनुष्य इनको सुन नहीं पाता है, जबकि हम जानते हैं कि सर हाथी की जो आवाज है और वेल की आवाज है ये बहुत से लोगों ने सुनी होगी, तो फिर क्या ये बात कहना गलत है कि सर अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता? फिर तो हम ऐसे बोल देंगे कि नहीं, अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। ऐसी बात नहीं है, इनको मनुष्य नहीं सुन सकता। नहीं सुनने का मतलब है स्पष्ट रूप से सुन नहीं सकता। शोर के रूप में वो सुनाई देगी लेकिन वो स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाएगा। पहले हम इसको डिटेल में समझेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि सर 3 तरंगे हैं, उनको हमने आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के आधार पर बांटा है। तो सर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? क्या ऐसा है मतलब ध्वनि का तेज और धीमा होना, ये है इसका मतलब? हमने ध्वनि का तेज और धीमा होना इस तरह से नहीं बांटा है। हमने बांटा है सर ध्वनि को फ्रीक्वेंसी के आधार पर, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ध्वनि का मोटा होना और पतला होना। तो हमने ये जो 3 भाग में डिवाइड किया है, ये डिवाइड किया है ध्वनि का मोटा और पतले होने के आधार पर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, सर ये जो अपश्रव्य तरंग है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। तो आपको दिख रहा है कि सर इतना एरिया है, इसमें ये एक चक्कर कंप्लीट हुआ है, इतना एरिया। तो यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक 1 सेकंड का समय हुआ, तो 1 सेकंड में इसने एक चक्कर कंप्लीट कर पाया। और अगर इतनी ही दूरी अगर यहाँ लेंगे तो सर यहाँ 1 से अधिक चक्कर कंप्लीट होते दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी होती क्या थी कि 1 सेकंड में जितने कंप्लीट दोलन हो जाएंगे उनकी संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हम जानते हैं कि सर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि अगर मानते हैं कि सर यहाँ तक का हम समय लेते हैं तो यहाँ तक के समय में मात्र एक फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल हो पाई है, तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। और अगर यहाँ बात करें, इतना ही अगर यहाँ दूरी लेंगे तो सर यहाँ 1 से अधिक कंप्लीट चक्कर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 2 फ्रीक्वेंसी हो गई। और अगर इतना ही दूरी यहाँ लेंगे तो सर यहाँ से बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसका मतलब ये है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इससे अधिक इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इससे भी अधिक इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये इसका डायग्राम है। अब हम जानते हैं सर जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वह उतनी ही अधिक मोटी आवाज होती है, मोटी या फिर भारी आवाज जिसको बोलते हैं। और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जितनी कम होती है वह उतनी ही पतली और तीखी आवाज होती है। तो अगर हम बात करते हैं सर इनकी, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, सबसे भारी आवाज। अगर हम बात करें सर अपश्रव्य तरंगों में कौन सी तरंगें आएंगी, सबसे भारी आवाजें या सबसे भारी ध्वनि, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये होती हैं सबसे सबसे भारी भारी ध्वनि। सबसे भारी ध्वनि होती हैं वो होती हैं अपश्रव्य तरंगे। अभी हम स्पष्ट करेंगे कि मनुष्य इनको
हमने अभी बोला था कि मनुष्य केवल इनको स्पष्ट रूप से सुन सकता है, और इन ना तो इनको सुन सकता ना उनको सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता वो मैं अभी आपको प्रूफ करके बताऊंगा। पहले हम समझते हैं कि सबसे भारी जो या सबसे मोटी आवाज होती है वो ये होती है, ये वाली अपश्रव्य तरंग। अब ये जो होती है ये कैसी होती है? मध्यम। ये मध्यम आवाज है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये है सर मध्यम, मध्यम मध्यम ध्वनि है। इसको हम बोल सकते हैं मध्यम ध्वनि। और इसके बाद ये वाली जो है, ये वाली जो तरंगे हैं इनको बोलते हैं एकदम हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे। तो ये बहुत पतली होती हैं, तो हम ये कहते हैं सबसे भारी या मोटी आवाज, तो ये सबसे पतली या तीखी आवाज। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये सबसे सबसे पतली, पतली ऑब्लिक तीखी, तीखी ध्वनि। यहाँ तीखे का मतलब आप मिर्च से मतलब लगाना कि मिर्च तीखी होती है, वैसी ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब पैनी ध्वनि, बहुत ही शार्प, ये हो गया। तो हमें ये समझ में आया कि सर जो ध्वनि अपने साथ बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रखती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वह उतनी ही अधिक पतली ध्वनि होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वह उतनी ही अधिक मोटी ध्वनि होती है। तो ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि को हम सबसे भारी या मोटी ध्वनि बोलते हैं, और ये सबसे पतली या तीखी ध्वनि है। तो मनुष्य किसको सुन सकता है? मनुष्य सुन पाएगा स्पष्ट रूप से सिर्फ ये मध्यम ध्वनि को। मध्यम ध्वनि को मनुष्य स्पष्ट रूप से सुन पाएगा, ना तो वो इनको सुन पाएगा और ना ही वो इनको सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि एक बहुत हॉल है, एक कमरा है, और उस कमरे में अगर मैं कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिठा दूं और मैं बोल दूं कि आपस में बातें करो, आपस में बातें करो, लेकिन धीरे धीरे बातें करना। आपस में मतलब इतनी बात करना कि हमें थोड़ी महसूस हो कि आप बात चल रही है। तो लेकिन अगर 100 के 100 छात्र हैं, आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, तो बेशक धीमे धीमे बात करें, लेकिन वह सभी साउंड मिलकर एक ऐसा शोर निर्माण करेंगे, एक ऐसा, और वो सभी मिलकर भारी आवाज का निर्माण करेंगी। और भारी आवाज का निर्माण करेंगी तो अगर कोई बाहर से व्यक्ति आएगा, या फिर मान लो उस कमरे के, उस हॉल के जस्ट बाहर खड़ा है दरवाजे पर, तो वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएगा कि कौन क्या कह रहा है। मान लीजिए कि एक हॉल में 100 लोग हैं, 100 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और लगातार बातें कर रहे हैं। जब एक दूसरे से बातें चल रही हैं और 100 लोगों की बातें चल रही हैं, तो वो बातें एक दूसरे के साथ मिलकर, वो पूरा का पूरा मिलकर उसका आयाम बढ़ जाता है, वो भारी ध्वनि का निर्माण करती हैं। जब भारी ध्वनि बन जाएगी, तो अगर दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वह स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाएगा कि कौन क्या कह रहा है, किसने क्या शब्द बोला, किसने कौन सी बात किसे कह दी, ये स्पष्ट सुन नहीं पाएगा। तो तुम कहोगे कि सर मनुष्य सुन तो रहा है, बस उसको सुनाई देगा कि हाँ कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएगा कि बात क्या हो रही है। वो तो ये तो समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ बात हो रही थी। ऐसे आपने सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि भाई तुमने हमारी बातें चुपके से सुन ली, कि नहीं चुपके से सुनी नहीं है, हम बाहर खड़े थे, हमें ऐसा महसूस तो हुआ था कि अंदर बातें चल रही हैं, लेकिन मैं उनको सुन नहीं पाया, स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाया। तो जब ध्वनियां दो या दो से अधिक हो जाती हैं, तो वह मिलकर एक मोटी, एक भारी ध्वनि का निर्माण करती हैं। और मोटी और भारी ध्वनि क्या होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो वो ध्वनि जो होगी उसको मनुष्य स्पष्ट नहीं सुन पाएगा, मनुष्य उसको स्पष्ट नहीं सुन पाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मनुष्य अपश्रव्य तरंगों को सुन नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई तो देता है, लेकिन उसका स्पष्ट अर्थ नहीं निकाल पाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मनुष्य नहीं सुन पाता, और ये भी मनुष्य सुन नहीं पाता। सुन कौन सी पाता है? केवल इन तरंगों को सुन सकता है। तो हमें ये समझ में आया कि मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन पाता। तो क्यों नहीं सुन पाता? इसलिए नहीं सुन पाता कि इसका ये जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ, देखो ये दो सुरंग के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, हम इससे भली भांति समझते हैं। इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वेवलेंथ अधिक होने के कारण ये मोटी ध्वनि बन जाती है, और इतनी मोटी हो जाती है। जैसे मैंने एक बात और बताई थी आपको, अगर याद हो तो, मैंने कहा था कोई भी ध्वनि है वह हमारे कान पर कितने समय तक अपना असर छोड़ती है, तो वह 1/10 सेकंड तक अपना असर छोड़ती थी। ये बात मैंने पहले आपको समझाई थी। लेकिन इसकी जो तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण, मान लो कोई शब्द है, कोई शब्द है, वो इतनी बड़ी तरंगदैर्घ्य लेकर आया है,
तो यहाँ तक आने में कुछ समय लगा होगा। तो ये मान लो इतनी बड़ी समय की लाइन है, समय की लाइन इतनी है उस शब्द को बोलने में, लेकिन जो हमारे कान सेंसिटिव हैं मात्र इतने समय के लिए। तो कोई शब्द है इतना बड़ा, लेकिन हमारा कान स्पष्ट मात्र इतने समय को सुन सकता है, फिर इतनी बड़ी को स्पष्ट कहाँ से सुन पाएगा। मान लीजिए कि ये एक और मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये मानो कि इतना बड़ा है कोई शब्द है, उसको बोलने में यहाँ से लेके यहाँ तक का समय लग रहा है, इतना हमें समय लग रहा है। और मैं एक और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। ये है कोई शब्द है, अगर हमें उसको स्पष्ट समझना है तो वो कम से कम शब्द पूरा तो बोलना चाहिए, पूरा तो कोई आदमी बोल दे तब तो हम उसको स्पष्ट सुन पाएंगे। तो वह शब्द जब बोलना स्टार्ट होता है तो यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक का समय वो लगा लेता है। और हमारा जो कान है वह मात्र इतने मान लो इतनी लंबाई का, हमने देखा कि सर इतनी लंबाई का अगर समय है तो उसको स्पष्ट सुन पाएगा। और ये शब्द जो है वह इतनी लंबाई समय की इतनी लंबाई घेरता है, और हमारे कान सेंसिटिव है मात्र इतनी लंबाई के, तो फिर इस वाली को कहाँ स्पष्ट सुन पाएगा। मतलब हमारी क्षमता से वो बड़ा लेटर है, हमारी क्षमता से काफी बड़ा है। जब तक हमें वो शुरुआत की बात समझ में आएगी तब तक, जब तक पूरा शब्द खत्म होगा तब तक हम पहली वाली बात भूल जाएंगे। तो मतलब पहले कुछ सुनाई दिया, पहले शब्द हमने स्टार्ट किया तो वो शुरुआत का सुनाई दिया, लेकिन जैसे जैसे वो अंत तक पहुंचेगा तब तक हम शुरुआत का भूल जाएंगे, क्योंकि हमारा कान सेंसिटिव तो थोड़े समय के लिए है ना। लेकिन इसका ये जो ये तरंग दैर्ध्य है ये बहुत ज्यादा होती है, तो ये स्पष्ट हम सुन नहीं पाते हैं। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा कि मनुष्य इनको क्यों नहीं सुन पाता। मनुष्य इसीलिए नहीं सुन पाता क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसका तरंग दैर्ध्य उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य होती क्या है, एक पूर्ण चक्कर में चली गई दूरी, तो यहाँ तक ये तरंग दैर्ध्य है। अगर यहाँ तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो सर इतनी तरंग दैर्ध्य है, क्योंकि एक चक्कर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ बात करेंगे तो तरंग दैर्ध्य इतनी है। अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो सर वेवलेंथ यहाँ पर देखेंगे तो एक कंप्लीट चक्कर यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है, तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की दूरी बात करेंगे तो ये तरंग दैर्ध्य होगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर वेवलेंथ इतनी है, और अगर यहाँ पर बात करेंगे तो सर वेवलेंथ कितनी है, तो वेवलेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि ये जो है कंप्लीट चक्कर यहाँ तक हुआ है। तो यहाँ इतनी वेवलेंथ थी और यहाँ पर देखो इतनी हो गई। यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ और कम हो जाएगी, यहाँ पर मात्र इतनी है, ये है वेवलेंथ। तो जैसे जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घट रही है। तो हमें मालूम है कि वेवलेंथ ज्यादा होगी तब भी हमको स्पष्ट सुनाई नहीं देगी, और अगर वेवलेंथ बहुत कम होगी तब भी स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि वेवलेंथ है किसी की इतनी बड़ी, ये है मान लो वेवलेंथ, और हमारा जो कान है वह सुन सकता है, या तो इसको मानते हैं, हमने माना कि किसी तरंग की जो वेवलेंथ है वो इतनी बड़ी है, और हमारा जो कान है वह स्पष्ट रूप से जो सुनता है उस पर समय जो लाइन है वो इतनी बड़ी है। जब इतने समय का गैप होगा तब हम उसको स्पष्ट सुन पाएंगे। और ये जो शब्द है वो मात्र इतना समय घेर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये शब्द जैसे ही कान में जाएगा तो अपना असर 1/10 सेकेंड तक रखेगा, उतने बीच में इतना बड़ा एक और शब्द आ जाएगा, उतने बीच में एक और आ जाएगा। इसका मतलब 3-4 शब्द एक साथ ओवरलैप कर जाएंगी, तो इसका मतलब वो भी हमें स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कान है वह सेंसिटिव कितने तक है, मात्र 1/10 सेकेंड तक। सेकेंड का 10वें हिस्से के बराबर समय तक अगर कोई ध्वनि हमारे कान पर प्रोड्यूस की जाएगी तो हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। अगर 1/10 सेकेंड का गैप रखेंगे तो हमें ध्वनियाँ स्पष्ट सुनाई देंगी, और इस गैप को अगर बढ़ा दिया तब भी सुनाई नहीं देगी, और घटा दिया तब भी सुनाई नहीं देगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस गैप को बढ़ा दिया है तो हमें स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। ऐसा तो लगेगा कि यहाँ कुछ ना कुछ शोर हो रहा है, बातचीत हो रही है, कुछ ना कुछ गुंजन हो रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ ज्यादा है छोटी, तो यहाँ 1/10 सेकंड में 4-5 ध्वनियां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी, इसलिए वो हमें स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर इनको मनुष्य सुन लेता है, इनको भी स्पष्ट सुन नहीं पाएगा और इनको भी स्पष्ट सुन नहीं पाएगा। तो ये हमें समझ आएगा। अब हम बात करेंगे ये जो अपश्रव्य तरंगे हैं ये उत्पन्न कैसे होते हैं, वह कौन सी घटनाएं हैं जिन घटनाओं में अपश्रव्य तरंगों का निर्माण होता है।
तो यहाँ है सबसे पहले ज्वालामुखी विस्फोट। अगर मान लीजिए एक देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उसके बगल वाले देश में उस विस्फोट के कारण बहुत सारी वेव्स बनेंगी और वो ऐसी वेव, वो बहुत भारी आवाज होती है। ज्वालामुखी विस्फोट की बहुत भारी और मोटी आवाज होती है। तो उसकी आवाज से ये वाली अपश्रव्य तरंगों का निर्माण होता है। और ये तरंगे, एक और बात है, अगर कोई मोटी आवाज है तो वह अधिक दूरी तक जाएगी और अगर पतली आवाज है तो वह दूरी तक, ज्यादा तक नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? देखो, ये मान लो एक तरह से हम मानते हैं कि ये रास्ता है। अगर व्यक्ति को एक कम यहां से लेकर यहां तक चलना है तो उसको एक, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी है, तो एक फ्रीक्वेंसी में उसने यहां से लेकर यहां तक का रास्ता कवर किया एक फ्रीक्वेंसी में। या हम ऐसे समझें कि ये जो है यहां से लेकर यहां तक का 1 सेकंड का समय है। 1 सेकंड का समय, 1 सेकंड में इसने मात्र इतनी दूरी तय करी और वही 1 सेकंड का समय अगर यहां तुम रख दोगे तो सर उसने फिर कितनी दूरी करी? ये पूरी दूरी जोड़नी पड़ेगी, तो यहाँ ज्यादा दूरी हो गई। अगर हम वही 1 सेकंड यहाँ पर लेके आएंगे तो फिर ये बहुत ज्यादा दूरी हो गई। इसका मतलब ये है कि सर अगर ऐसे कोई तरंग भागेगी तो माध्यम में जो बहुत सारे पार्टिकल होंगे उनसे कम टकरा पाएगी, उसे टकराने का मौका नहीं मिलेगा ज्यादा। इससे ज्यादा ये टकराएगी क्योंकि यहाँ रास्ता बड़ा हो गया, और इससे भी अधिक ये टकराएगी, माध्यम के पार्टिकल से टकराएगी, ये सबसे ज्यादा टकराती है। इसीलिए पतली आवाज को हम ज्यादा दूर तक नहीं भेज पाते। हम ज्यादा दूर तक किस तरंग को भेज पाएंगे? अपश्रव्य तरंगों को। हाथी देखा है? हाथी, हाथी इन्हीं तरंगों को उत्पन्न करता है। हाथी अगर मान लो कहीं जंगल में है, अपने झुंड से अगर अलग हो गया तो वह चिंगाड़ कर ये वाली वेव्स उत्पन्न करता है। वह जानता है कि मुझे अपनी आवाज में ऐसी साउंड प्रोड्यूस करनी है जो बहुत दूर तक चली जाए, हमारे हाथियों का जो झुंड है वहां तक आवाज चली जाए। फिर वहां से कोई हाथी दूसरा आवाज देकर सिग्नल बोलेगा तो हम वहां चले जाएंगे या वो हाथी हमारे पास आ जाएंगे। तो जो हाथी उत्पन्न करता है वो भी अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है, बहुत ही मोटी आवाज उत्पन्न करता है ताकि उसको आवाज को बहुत दूर तक भेजना होता है। इसीलिए व्हेल होती है, व्हेल मछली, वह व्हेल मछली भी अपश्रव्य तरंगों को ही उत्पन्न करती है। बात करनी थी सर समुद्र की लहरें। जब समुद्र की लहरें चलती हैं तो वहां पर भी तुमने देखा होगा कि पानी के पास में या झरने के पास में आप खड़े होते हैं, झरने के पास में जो आवाज आती है वो पतली आवाज नहीं होती है, वो बहुत भारी और मोटी आवाज होती है। आपने अगर ज्यादा झरने के पास नहीं गएंगे तो नदी के पास तो गए होंगे, नदी के पास जाना और पुल पर खड़े हो जाना तो एक आवाज आएगी, पानी की आवाज आती है। वह आवाज पतली नहीं होती है, वह आवाज बहुत मोटी होती है। तो वह मोटी आवाज होती है, इसका मतलब अपश्रव्य तरंगे होती हैं। उनको भी हम स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाते। हमें शोर जैसा तो सुनाई देता है, वही वाला एग्जाम्पल कि एक हॉल में 100 लोग हैं, आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो हमें फुसफुसाहट तो लगेगी कि कुछ फुसफुसाहट हो रही है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या कह रहा है। वही वाला यहाँ पर लॉजिक है। अगला है सर ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये भी उत्पन्न कौन सी करता है? अपश्रव्य तरंगों को। एक देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो दूसरे देश तक वहां की जो साउंड प्रोड्यूस हुई होगी उसकी तरंगें दूसरे देश तक भी आएंगी, लेकिन मनुष्य इनको सुन नहीं पाएगा। जो जानवर वगैरह होते हैं वो इनको सुन लेते हैं, उनको लगता है कि भाई ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है तो थोड़ा सा भी सचेत हो जाते हैं इन वाली तरंगों को सुनकर। भूकंप आता है तब भी ये वाली तरंगें उत्पन्न होती हैं। और यहाँ पर हार्ट बीट, जो हमारी दिल की धड़कन है, वो लबडब साउंड होती है, वह हार्ट बीट भी इन्हीं तरंगों को उत्पन्न करती है। ये हमें याद होना चाहिए। उल्का पिंड है, अगर उल्का पिंड कहीं आसमान से आ रहा है तो हवा का उसमें फ्रिक्शन लगता है, हवा के फ्रिक्शन से भी एक ध्वनि उत्पन्न करता है। वह जो ध्वनि उत्पन्न होगी उस ध्वनि का नाम भी अपश्रव्य तरंगे होती हैं। वो भी हम लोगों को तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन जो जानवर वगैरह होते हैं वो इनको सुन लेते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई दुर्घटना होने वाली है, तो वो एक खाली मैदान में इकट्ठे होने लगते हैं। अगर आप कभी भी ऐसा देखो कि बहुत सारे जानवर एक खाली मैदान में झुंड बनाकर इकट्ठे हो रहे हैं तो समझ जाना कि कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई प्राकृतिक घटना होने वाली है। तो ये समझ में आ गया कि अपश्रव्य तरंगे कहाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम अगले की बात करते हैं, ये श्रव्य तरंगे, तो श्रव्य तरंगे कहाँ उत्पन्न होते हैं? सभी प्रकार के वाद्य यंत्र, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह हमें बड़े सुरीले लगते हैं और बड़े हमें स्पष्ट सुनाई देते हैं। उनका एक एक ताल, लय, सुर अलग अलग स्पष्ट सुनाई देता है। जैसे तुमने तबले को अगर ध्यान से सुना होगा तो तबले में एक एक शब्द
बनाया जा सकता है तबले पर, ढोलक पर भी बनाया जा सकता है। हर एक चीज पर कुछ ना कुछ साउंड बनाया जाता है, वह साउंड हमें स्पष्ट सुनाई देता है। तो जो म्यूजिक होता है, जो वाद्य यंत्र हैं, वो सब के सब श्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं। बांसुरी है, तबला है, ढोलक है, संगीत जो भी है, या फिर बारिश की बूंदें, ये भी हमें ध्यान रहे। सर बारिश की बूंदें, एक बात बताओ, अगर मैं आपकी आंखें बंद कर दूं या एक कमरे में बैठा दूं और बाहर बारिश हो रही हो, तो आप ध्वनि उसकी सुनकर क्या महसूस कर लेते हो कि बारिश हो रही है? क्योंकि बारिश की बूंदों की आवाज टप टप जो होती है वो हमें स्पष्ट सुनाई देती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में तमाम बूंदें गिरेंगी तो पानी एक साथ आवाज करता है, वो तो हमें सुनाई दे रहा था वहां पर। जब एक साथ पानी कहीं गिरेगा तो वह एक मोटी ध्वनि उत्पन्न करता है, और जब पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरेंगे तो वह एक लिमिट की एक मध्यम ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो मध्यम ध्वनि तो हमें समझ में आती है, लेकिन पानी एक साथ गिरेगा, जैसे कि नदी पर गिरता है, नदी में झरने में गिरता है, या फिर ये जो है समुद्र की लहरें हैं वहां पानी गिरता है। जब पानी एक साथ गिरता है तो मोटी ध्वनि उत्पन्न करता है, और वही पानी जब बूंदों के रूप में गिरता है तो स्पष्ट एक ध्वनि उत्पन्न करता है, और वो ध्वनि हमारे कानों को अच्छी भी लगती है और हम उसको सुन भी सकते हैं। इसीलिए बारिश की जो बूंदें हैं वे श्रव्य तरंगें उत्पन्न करती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। पक्षियों का कलरव, पक्षियों का कलरव मतलब चहचहाते हैं पक्षी, वह भी हमें सुरीला लगता है। कुल मिलाकर ये है कि वे सभी ध्वनियाँ जो हमारे कान को अच्छी लगती हैं, हमें अच्छी लगती हैं, वे सभी के सभी श्रव्य तरंगें होती हैं। और जो हमारे कान को बेकार लगें, कर्कश लगें या हमें इरिटेटिंग लगें, वे सारी की सारी या तो अपश्रव्य होंगी या फिर वो पराश्रव्य तरंगें होंगी। अब हम बात करते हैं सर पराश्रव्य तरंगों की। ये सबसे पतली तरंगें हैं, तो ये उत्पन्न कौन करता है? तो हम सबसे ज्यादा नाम याद रखेंगे इसका, चमगादड़ का। जो चमगादड़ है वह इन्हीं तरंगों को उत्पन्न करता है, पराश्रव्य तरंगों को। चमगादड़ क्या करता है, अपनी शिकार को इन्हीं तरंगों के माध्यम से पहचानता है, और ये पता करता है कि जैसे चमगादड़ उड़ के आ रहा है तो यही वाली तरंगें प्रोड्यूस करेगा, और सामने तरंग टकराकर जब वापस आएगी तो उसको महसूस हो जाएगा कि सामने दीवार कितनी दूरी पर है। तुमने देखा होगा कि कोई चमगादड़ उड़ते जा रहा है, रात के वक्त में होता है, तो रात के वक्त में दीवार तक जाएगा लेकिन टकराएगा नहीं, वहीं से वापस आ जाएगा। तो उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ दीवार है? क्योंकि वह साउंड प्रोड्यूस करता है, वह पराश्रव्य तरंगें निकालता है। जब वो पराश्रव्य तरंगें सामने की दीवार से टकराकर वापस आती हैं तो उसको दूरी का भास हो जाता है, दूरी की कितनी है, तो वहां से ये वापस आ जाता है। एक होता है पतंगे, मौत, एक ये कीट है, एक कीट है, ये सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की आवाजें उत्पन्न करता है और हाई फ्रीक्वेंसी सुन भी सकता है। तो ये हम याद रखेंगे, ये संसार का यही वाला एक ऐसा कीट है जो सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज को निकालता है। जीव में अगर बात करें तो मशीन में तो बहुत सारे फाइटर जेट वगैरह हैं। अगर आते हैं कुछ रोडेंट जीव, रोडेंट जीव कौन किसको बोलते हैं? वे जीव जिनके जो दांत हैं बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं, उनको रोडेंट जीव कहा जाता है। भैया दांत किसके बढ़ते हैं? चूहे के दांत बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं। प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है कि बेचारा उसकी मजबूरी है, अपने दांतों को डेली घिसेगा नहीं तो सप्ते भर में उसके दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि उसका जबड़ा चीर कर नीचे निकल आएंगे। इसीलिए बेचारे की मजबूरी होती है कि वह चीजों को कुतरते कुतर 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 कर अपने दांतों को घिसता है। अगर दांत घिसेगा नहीं तो उसके जबड़े को पार करके दांत निकल जाएंगे, इतनी तीव्र गति से घिसते हैं। इसीलिए चूहा उनको कुतरता है। तो चूहे आपस में जब खेलते हैं, आपस में होते हैं, तब वे जो उत्पन्न करते हैं ध्वनि, यहाँ लिखा भी है मैंने चूहा, तो वो ध्वनि भी पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड वेव होती है या अल्ट्रासोनिक साउंड होती है। वो भी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं आपस में। तो ये हमें समझ में आ गया। तो ये तीनों हमें समझ में आ गई कि सर अपश्रव्य तरंगे क्या है, श्रव्य तरंगे क्या है और पराश्रव्य तरंगे क्या है। मनुष्य किन को सुन पाएगा? मनुष्य सिर्फ इनको सुन पाएगा। अब मैंने यहाँ वो वाला मतलब वो टेबल नहीं बनाई है कि भाई इन तरंगों को कौन सुन सकता है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपश्रव्य और श्रव्य दोनों को सुन सकते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो श्रव्य और पराश्रव्य को तो सुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा कोई स्पेशल जानवर नहीं है जो सिर्फ इसको सुन पाए या सिर्फ इसको सुन पाए या सिर्फ इसको सुन पाए, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। वो तो पर्टिकुलर एक ही है, कौन है? मानव। मानव सिर्फ इनको सुन पाता है, ना तो इनको और ना ही उनको। और बाकी के जो जीव हैं
उनमें से कुछ जीव ऐसे हैं जो इन दोनों को सुन लेते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो इन दोनों को सुन लेते हैं। तो इसलिए वो मैंने साइड में लिखे हैं ये वाले जीव। ये क्रम से 8 जीव हैं। इनकी मैं फ्रीक्वेंसी बताऊंगा कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी से कितनी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं ध्वनियों को, तो वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन अब हम बात करें सर ये जो है अपश्रव्य तरंग और ये श्रव्य तरंग है, ये हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। ये तो चलो हम नॉर्मल जब संगीत वगैरह सुनते हैं तो ये हमें सुरीली लगती है, अच्छी लगती है। लेकिन सर ना तो ये हमारे काम की है और ना ही ये अभी हमारे काम की है। हम सबसे ज़्यादा उपयोग किसका करते हैं अपने दैनिक जीवन में? जो सबसे ज़्यादा उपयोग अगर करते हैं जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में है या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, इन तरंगों का हम भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा है इनका उपयोग। उपयोग होता है सोनार। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सोनार तकनीकी क्या है? सोनार तकनीकी की सहायता से हम किसी समुद्र की गहराई ज्ञात कर लेते हैं और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर समुद्र में कोई जहाज डूब गया है तो उस जहाज का पता भी सोनार तकनीकी से लगाया जाता है। या फिर पानी के अंदर अगर कोई पनडुब्बी चल रही है, पनडुब्बी किसको बोलते हैं? पनडुब्बी उसको बोलते हैं जो पानी के, ऐसा जहाज जो पानी के अंदर ही अंदर चलता है, ऊपर सतह पर किसी तरह की हलचल पता नहीं चलती, वो पानी के अंदर ही अंदर जाएगा, उसको पनडुब्बी कहते हैं। तो अगर मान लो कोई दुश्मन की पनडुब्बी आ रही है तो उसका पता कैसे लगेगा? इसी सोनार तकनीकी से। सोनार की फुल फॉर्म ये लिखी है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसकी सहायता से हम दुश्मनों के जहाज, पनडुब्बी या समुद्र में डूबा हुआ जहाज, इसका पता कर लेते हैं और ये समुद्र की गहराई भी इसके ज्ञात की जा सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इससे होता क्या है कि समुद्री गहराई, समुद्री गहराई, गहराई कोमा पनडुब्बी, पनडुब्बी, पानी के अंदर जो पनडुब्बी होती है उसको भी हम यहीं से पता कर लेते हैं, इन्हीं सोनार तकनीकी की सहायता से। देखो मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो थी, जब मैंने विद्युत चुम्बकीय तरंगें पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था एक है रडार तकनीकी। रडार तकनीकी से क्या होता है कि हवा में अगर कोई धातु की चीज उड़ रही है तो धातु की चीज तो एरोप्लेन ही होगा या फिर फाइटर जेट होगा, तो वो जो है उसकी लोकेशन बताने के लिए रडार का इस्तेमाल करते हैं। और रडार में लघु रेडियो तरंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक वेव इस्तेमाल होती हैं। लेकिन समुद्र की गहराई बताने के लिए या पनडुब्बी को पता करने के लिए या समुद्र में डूबा हुआ जहाज, या हम ऐसे बोल सकते हैं समुद्र में डूबा डूबा हुआ जहाज, अगर इसका हमें पता लगाना है तो हम इन्हीं ये जो सोनार तकनीकी है इसकी सहायता से हम उसका पता लगा सकते हैं। अब होता क्या है कि एक मशीन होती है, उस मशीन की सहायता से ये वाली वेव उत्पन्न की जाती हैं, अब ये पराश्रव्य तरंगे, फिर वह जाकर उस पनडुब्बी से टकराकर वापस आएगी, तो फिर सिग्नल्स मिल जाता है कि हाँ भाई इतनी दूरी पर ये वापस लौटा है। तो वो कैलकुलेट करके बता देती है कि इतनी गहराई में जाकर कोई पनडुब्बी है या फिर इतनी गहराई में जाकर कोई जहाज पड़ा हुआ है, तो इसकी जानकारी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सर ये जो पराश्रव्य तरंगे हैं इनका हम चिकित्सा में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा है चिकित्सा। इसका मतलब चिकित्सा में हम सबसे ज्यादा अगर देखा जाएगा तो पराश्रव्य तरंगों का चिकित्सा में इस्तेमाल होता है। तुमने इसका नाम ही है अल्ट्रासाउंड, तो ऐसा तो सुना होगा कि सर कोई डॉक्टर है उसने किसी मरीज को बोल दिया कि जाओ अल्ट्रासाउंड करा के आओ। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जांच क्या होती है? अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बहुत शरीर के अंदर की बहुत सारी बीमारियों का और शरीर के अंदर क्या क्या हलचल हो रही है उसकी जानकारी मिलती है अल्ट्रासाउंड की सहायता से। अब हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे नंबर बनाता है सोनोग्राफी। अच्छा सोनोग्राफी क्या होता है? सोनोग्राफी क्या होता है? सोनोग्राफी का मतलब है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उस प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ में बच्चे की क्या प्रतिक्रिया है, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, बच्चा क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, उसको सोनोग्राफी कहते हैं। तो इसका काम क्या है कि गर्भ में बच्चे बच्चे की हलचल हलचल को देखना है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, बच्चा किस तरह से हलचल कर रहा है, तो हम इन्हीं तरंगों की सहायता से हम सोनोग्राफी करते हैं। होता क्या है कि सोनोग्राफी में जब भी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एक जेल होती है उसको बोलते हैं सोनोग्राफी जेल।
उसको हम उसकी अपनी स्किन पर जहाँ जिसका भी मान लो पेट का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो हम उस पर जहाँ अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं वहाँ पर उस सोनोग्राफी जेल को डालते हैं, ताकि वह बहुत ठंडी होती है, वह उस मशीन का संपर्क अच्छे से बनवा दें और हम उसको फिसलाएंगे, पूरी बॉडी पर उसको फिसलाएंगे जहाँ जहाँ हमें सोनोग्राफी करनी है। तो फिसलने के लिए एक अच्छा माध्यम, उसको एक लुब्रिकेंट मिल जाता है, तो एक लुब्रिकेंट भी है वो अच्छा, और संपर्क भी अच्छा कराता है। इसीलिए और इससे अगर अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो बहुत अच्छा होता है। अगर उस जेल को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड अच्छा ना हो, या फिर वो मशीन है, वो मशीन का जो चिकनी सतह है वो तुम्हारी स्किन पर चिपक जाए, आगे ही ना खिसके, तो फिर अल्ट्रासाउंड सही नहीं हो पाएगा। तो सही अल्ट्रासाउंड करने के लिए हम उसको सोनोग्राफी जेल को पहले अप्लाई करते हैं। जिन लोगों ने करवाया होगा अल्ट्रासाउंड उनको पता होगा कि सोनोग्राफी जेल क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं सर ये वाली अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड तो पता ही है, ये एक सोनोग्राफी है क्या, ये एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड ही है। वह मशीन होती है, मशीन में से ये वाली तरंगे उत्पन्न होती हैं, और वे तरंगों के माध्यम से गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है उसकी जानकारी मिल जाती है कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो ये हमें समझ में आ गया, ये अल्ट्रासाउंड ही है एक प्रकार का। और अल्ट्रासाउंड की सहायता से क्या होता है, यहाँ लिखा है धातु में दरार या छिद्र की जांच। अगर कोई धातु है, अगर उसमें कोई दरार है या छिद्र हो गया है, जैसे रेल की पटरियों को जब बनाया जाता है, तो रेल की पटरी ऐसी तो होती नहीं कि भाई साहब 4 किलोमीटर तक एक सिंगल एक गाटर है, टुकड़ों में गाटर बनाए जाते हैं। तो जब ये गाटर बनाए जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पहले उनको चेक किया जाता है, उनके ऊपर अल्ट्रासोनिक तरंगे डालकर उनको चेक करते हैं कि क्या इनमें कहीं दरार तो नहीं है, या फिर इनमें कोई छिद्र तो नहीं है। अगर दरार और छिद्र बच गया तो दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन गिर जाएगी, बहुत से लोग मर भी सकते हैं। तो ये जो है धातु में दरार या छिद्र को जांच करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल एक और जगह होता है, जैसे मान लो एरोप्लेन बना, तो एरोप्लेन तो पूरा धातु का बना होता है, तो एरोप्लेन बनने के बाद उसको उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उस पूरे एरोप्लेन का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ताकि ये पता चल जाए कि उस एरोप्लेन में कहीं दरार या छिद्र तो नहीं रह गया। क्योंकि अगर दरार और छिद्र रह गया और आसमान में वो जाएगा तो स्पीड उसकी हाई होती है, उस दरार, वो छोटी सी दरार बहुत बड़ी दरार बन जाएगी और एरोप्लेन में दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए हम जानते हैं कि सर धातु में दरार है या फिर छिद्र है, इसकी अगर जांच करनी है तो वो भी अल्ट्रासाउंड की सहायता से ही की जाती है। तो एक बार एरोप्लेन तैयार होने के बाद उस पूरे एरोप्लेन का एक एक पार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, हर एक पार्ट का। जैसे मान लो ब्लेड बना है उसका, उसकी भुजाएं बनी है, तो पहले उसका अल्ट्रासाउंड होकर आएगा, इसमें किसी तरह की दरार या छिद्र तो नहीं रह गया है। तो ये हमें समझ में आया। अगला है सर पीलिया है, पीलिया रोग है, गठिया रोग है और कैंसर है। इसकी जांच भी अल्ट्रासाउंड से हो जाती है। जैसे पीलिया होता है, पीलिया कब हो जाता है, जब हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में पीलिया रोग हो जाता है। बिलिरुबिन कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है। यकृत से दो रस निकलते हैं, एक बिलिरुबिन और एक है बिलीवर्डिन। ये दोनों ही पीले कलर के होते हैं। जब इनका पाचन हो नहीं पाता है तो फिर इनकी मात्रा रक्त में एब्जॉर्ब हो जाती है। रक्त में जब ये चले जाते हैं ये खुद पीले होते हैं। इनका काम है भोजन को पचाना, जब भोजन को पचाते हैं तो इनका खुद का कलर पीला है, तो इसीलिए ये पॉटी का जो कलर होता है वो पीला कर देते हैं। तुमने देखा होगा कि जो भी हमारी जो हम त्यागते हैं सुबह, जो पॉटी करते हैं, उसका जो कलर होता है वो पीला होता है। वो क्यों होता है, तो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण ही होता है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड से क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड सीधी सीधी हम यकृत पर डालेंगे और यकृत के अंदर वो ये बता देता है कि कहाँ पर ये जो बिलीरुबिन है या बिलीवर्डिन है ये किस तरह से काम कर रहा है या काम नहीं कर पा रहा है। ब्लड में इसकी मात्रा स्पष्ट रूप से बढ़ती जाती है। अगर ये काम नहीं करेगा तो ब्लड में जब ये बढ़ेगा तो पूरा शरीर ही पीला पड़ जाएगा, इसको हम पीलिया रोग बोलते हैं। अगला है सर गठिया रोग। देखो गठिया रोग क्या होता है, हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं वहां पर एक लिक्विड होता है, उसको साइनोवियल लिक्विड बोलते हैं। जो लिक्विड करता क्या है कि जब हम मूव करते हैं तो हड्डियां एक दूसरे के मतलब आगे पीछे मूवमेंट करती हैं, तो वह लिक्विड हड्डियों को फ्रिक्शन से बचाता है। अगर किसी को गठिया रोग हो गया इसका मतलब समझ जाओ कि उन हड्डियों के बीच में उसकी जो ग्रीसिंग बोलते हैं उसको, वो कम हो गई है, तो उसकी हड्डियां चरचर चरचर करती हैं, चरचराती हैं। या तुमने देखा होगा कि कोई बुजुर्ग आदमी है एक बार बैठ जाए
तो फिर थोड़े समय बाद बात कर रही, उसके बाद थोड़े समय बाद उठे तो बोलता आय हाय हाय मारे भाई, मर गया। बोलता कि नहीं बोलता, आय हाय हाय हाय, अब नहीं बड़ा दर्द हो गया भैया, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब नहीं चला जाता। ऐसे बोलता कि नहीं बोलता? वो पता है क्यों बोलता है? क्योंकि भैया उसकी जो हड्डियों के जॉइंट हैं वहां पर साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वह कम हो चुका है, और उसको कहीं ना कहीं गठिया रोग की शिकायत हो जाती है। तो जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं वैसे वैसे वो गठिया रोग स्पष्ट रूप से दिखता है। जॉइंट जितनी भी होते हैं वहां सूजन आ जाती है और दर्द होता है, और हड्डियां जब मोड़ते हैं ना तो चरचर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। जो व्यक्ति मोड़ता है उसको स्पष्ट सुनाई देती है। दूसरा है सर कैंसर। अगर कैंसर है शरीर में तो अल्ट्रासाउंड की सहायता से कैंसर भी पता लगाया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर है उसका भी पता हम अल्ट्रासाउंड की सहायता से लगा सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि सर ध्वनि तरंगे हैं उनको हम आवृत्ति के आधार पर बांट रहे हैं। आवृत्ति का मतलब होता है ध्वनि का मोटा होना और पतला होना। अगर मोटे और पतले के आधार पर ध्वनि को बांटेंगे तो सर ध्वनि हमारी तीन तरह से निकल के आएगी। एक बहुत मोटी ध्वनि, और एक मध्यम ध्वनि, और एक बहुत पतली ध्वनि। ना तो हम बहुत पतली को स्पष्ट सुन पाते और ना ही बहुत मोटी को हम स्पष्ट सुन पाते, हम मध्यम ध्वनि को स्पष्ट सुन पाते हैं। अब हम समझते हैं कि कौन सा जीव कितनी कितनी आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, ये है ग्रेटर वैक्स मॉथ। ग्रेटर वैक्स मॉथ है, ये एक कीट होता है, एक तितली जैसा कीट होता है। तितली का तो बीच वाला हिस्सा होता है वो पतला होता है, लेकिन ये जो मॉथ है वह बीच का हिस्सा मोटा होता है, और कई प्रकार के मॉथ होते हैं। तो जैसे तुमने सुना होगा डांस, डांस है वो भी एक प्रकार का मॉथ होता है। तो हम बोलते हैं सर ग्रेटर वैक्स मॉथ है, वह कितनी फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो हम याद करेंगे सर ये जो है वह 1 किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या है? 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज, इतनी तक ये ग्रेटर वैक्स मॉथ ध्वनियों को सुन सकता है। मतलब 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज मतलब 3 लाख हर्ट्ज तक ये सुन सकता है। तो अब हमें मालूम है सर 1000 कहाँ आएंगी? 1000 तो यहीं आ जाएंगी। तो मतलब ये 20,000 हर्ट्ज है, और ये 20 है, और ये 20,000 है, तो 1000 कहीं यहीं आएगा। इसका मतलब ये जो मौत है, ये मौत, ये श्रव्य तरंगों को भी स्पष्ट सुन लेता है, और ये पराश्रव्य तरंगों को भी स्पष्ट सुन लेता है, क्योंकि 20,000 से अधिक वाली को भी सुन पाएगा। तो स्पष्ट रूप से ये इतनी रेंज की ये सुन लेता है। अगला है सर हमारा चमगादड़। ये जो चमगादड़ है वह 2 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज यहाँ तक सुन लेता है। अब देखो चमगादड़ के पास एक स्पेशल पावर है, मैं अभी बताऊंगा। ये जो चमगादड़ होता है वह 2000 हर्ट्ज से लेकर 2 लाख हर्ट्ज तक सुन लेता है ध्वनि को। कुछ ऐसे चमगादड़ हैं जो बेचारे 150 हर्ट्ज, 150 या 160 किलो हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं। कुछ ऐसे चमगादड़ हैं जो 150 किलो हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं। और एक ऐसा चमगादड़ है, सभी प्रकार के चमगादड़ों में अगर मैं मान लो 2 किलो हर्ट्ज से 150 किलो हर्ट्ज तक लिखता तो वे वाले चमगादड़ छूट जाते जो 150 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि सुन सकते हैं। तो इसलिए मैंने इनकी जो रेंज है वो 2 किलो हर्ट्ज से लेकर 200 किलो हर्ट्ज तक होती है। यहाँ तक ये चमगादड़ स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। अब हम बात करें, सभी चमगादड़ों में एक ऐसा चमगादड़ होता है, उसको ऊपर वाले ने उसको एक स्पेशल पावर दी है, उसका नाम है वेम्पायर बैट। वेम्पायर बैट क्या करता है? देखो वेम्पायर बैट, बाकी की जो चमगादड़ हैं, चमगादड़ को इंग्लिश में बैट कहते हैं, बाकी की जो चमगादड़ हैं वो तो अपना शिकार कर लेते हैं, शिकार करके अपने पेट को भर लेते हैं। लेकिन जो वेम्पायर बैट होता है वो शिकार नहीं करता है, वो सिर्फ जानवरों का रक्त चूस कर, उनका रक्त का पान करके ही अपना पेट भरता है, इसीलिए उसका नाम वेम्पायर बैट है। अब अगर वेम्पायर बैट है भाई, उसको पेट भरना है तो उसको जानवर को ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई बड़ा जानवर उसको मिल जाए तो आराम से उसका रक्त चूस कर अपना पेट भर सकता है। लेकिन उसको जानवर मिलेगा कैसे? तो इसीलिए उसको एक स्पेशल पावर मिली है। वो जो वेम्पायर बैट होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेम्पायर वेम्पायर बैट, जो वेम्पायर बैट है उसको स्पेशल पावर कितनी है कि सर 716 हर्ट्ज। वेम्पायर बैट है वह 716 हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज से भी कम की ध्वनियों को भी सुन सकता है।
और ये जो 716 हर्ट्ज होता है, ये पता है क्या है, कोई बड़ा जानवर है अगर वो श्वसन करता है, बड़ा जानवर अगर श्वसन कर रहा है तो लगभग 716 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है वो। तो वैम्पायर बैट उसकी सांसों को, उसकी सांसों से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उनको वो महसूस कर लेता है, और महसूस करके उसको पता चल जाता है कि यहाँ कोई बड़ा जानवर सो रहा है। तो फिर आराम से जाता है और उसका रक्त पान करके अपना पेट भर लेता है। बेचारे की मजबूरी है, इसकी मजबूरी है, इसीलिए उसको स्पेशल पावर दी गई है कि भाई तुम केवल वैम्पायर बैट 716 हर्ट्ज की आवृत्तियों को सुन सकता है। बाकी के जितने भी बैट होंगे वे सब के सब 2 किलो हर्ट्ज से 2 लाख हर्ट्ज या 200 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्तियां सुन सकते हैं। लेकिन कुछ बैट ऐसे भी हैं जो मात्र 150 किलो हर्ट्ज पर ही जाकर रुक जाते हैं। तो भाई रुक जाते हैं, तो अगर मैं मैक्सिमम ये वाली यहाँ रख देता तो फिर वो वाले चमगादड़ छूट जाते जो 150 किलो हर्ट्ज से ज्यादा सुन रहे हैं। इसलिए ये मैंने एक फिक्स रेंज बनाई है कि संसार का कोई भी चमगादड़ होगा वो इस रेंज की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन लेगा। लेकिन वैम्पायर बैट 716 हर्ट्ज तक की आवृत्ति भी सुन लेता है। तो इसी स्पेशल पावर इसीलिए दी गई है क्योंकि वो अपना पेट कैसे भरेगा, तो पेट भरने के लिए इसको उसके स्पेशल पावर दी गई है। अब हम बात करते हैं सर डॉल्फिन की। तो ये जो डॉल्फिन है, यह डॉल्फिन 20 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर ये जो डॉल्फिन है वह 150 किलो हर्ट्ज 150 किलो हर्ट्ज तक ये डॉल्फिन सुन सकती है। अगर डॉल्फिन की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेकर 150 हर्ट्ज तक ये स्पष्ट ध्वनियों को सुन सकती है। अगर हम डॉग की बात करें, ये कुत्ता, ये जो कुत्ता है 20 हर्ट्ज से लेकर 60 किलो हर्ट्ज 60 किलो हर्ट्ज का मतलब 60,000 हर्ट्ज होता है। तो 20 हर्ट्ज से 60,000 हर्ट्ज तक कुत्ता स्पष्ट रूप से ध्वनियों को सुन सकता है। इसके बाद अगर बात करें सर वेल, वेल जो है वह 10 हर्ट्ज से लेकर 31 किलो हर्ट हर्ट्ज 10 हर्ट्ज से लेकर, यहाँ किलो नहीं है, केवल 10 हर्ट्ज है, उससे 31,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि ये सुन सकता है। अब हमें मानव इसका याद करना है, मनुष्य हमें याद करना है। सर ये जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज, यही वाली 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इनको मनुष्य सुन लेता है। तो ये मनुष्य की क्षमता है। अगर हम बात करें सर कबूतर, देखो कबूतर भी बहुत ही समझदार पक्षी होता है, वो भी कुछ न कुछ ध्वनियों को सुनकर पता लगा लेता है कि कोई दुर्घटना होने वाली है कि नहीं होने वाली। तो देखा होगा सर कबूतर जो है वो 0.5 हर्ट्ज, जो कबूतर है वो 0.5 हर्ट्ज से 8,000 हर्ट्ज 8 किलो हर्ट्ज की ध्वनियों को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। उसके बाद लास्ट में है हाथी। हाथी जो है ना 14 हर्ट्ज की ध्वनि से लेकर यह 1.2 किलो हर्ट्ज, देखो 1.2 के का मतलब हजार, हजार का गुणा करेंगे तो 1200 हर्ट्ज हो गया। तो हाथी जो है ना वो 14 हर्ट्ज से लेकर 1200 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। तो ये हमने एक क्रम बताया है, इसमें हमें सबसे ज्यादा याद रखना है सर चमगादड़। चमगादड़ जो है 2 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है, लेकिन सभी चमगादड़ की रेंज यही होती है। बस एक वैम्पायर बैट वो 716 हर्ट्ज तक सुनता है। उसको स्पेशल पावर इसलिए दी गई है क्योंकि वह बैट जानवरों के रक्त का पान करके अपना पेट भरता है। तो जानवरों के मुख से जो सांस ली जाती है उसकी जो ध्वनि होती है वह लगभग 716 हर्ट्ज के बराबर होती है। तो वैम्पायर बैट उनकी सांस से उत्पन्न होने वाली फ्रीक्वेंसी को महसूस करके पता कर लेता है कि यहाँ पर कोई जानवर बैठा है कि नहीं बैठा है, फिर अपना वो आराम से पेट भर लेता है। तो ये हुई बात हमारी सभी कि जीव तथा उनकी ध्वनि सुनने की क्षमता, इतने ही हमको याद करने हैं। ये 8 हमको स्पष्ट रूप से याद होने चाहिए, कम से कम कुछ ना याद हो तो कम से कम ये 8 याद होने चाहिए। अब हम बात करें सर ये किसी की बात करें, जैसे कुत्ते की बात करें तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर 60,000 तक सुन रहा है। इसका मतलब कुत्ता यहाँ से स्टार्ट होता है, श्रव्य तरंगों को भी सुन लेता है और यहाँ पराश्रव्य तरंगों में भी 60,000 तक जाता है। तो इसका मतलब कुत्ता इनको और इनको सुन लेता है। अगर हम बात करें सर मानव की, मानव तो इसको ही सुन पा रहा है केवल। और अगर कबूतर की बात करें तो 0.5 हर्ट्ज वो यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ की तरंगे भी सुनेगा, और 8,000 हर्ट्ज तक जा रहा है मतलब यहाँ तक भी सुनेगा। तो यहाँ अपश्रव्य तरंगों को भी सुन लेगा और कुछ श्रव्य तरंगों में 8,000 जो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी वहां तक ये सुन लेगा।
तो इसीलिए मैंने इन पक्षियों को किसी एक में नहीं लिखाया, क्योंकि इनकी रेंज अलग अलग होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ में आया होगा। अभी क्या है कि इसके बाद अभी और बचा हुआ है, अभी और है, लेकिन क्या है कि इतना ही आज की क्लास में हम करते हैं, क्योंकि अगर इससे अधिक करेंगे तो फिर ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलो इसको यहीं छोड़ते हैं। अभी इसके बाद और है कि सर जो ध्वनि है, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, ध्वनि का विवर्तन क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या है, तो तमाम चीजें बची हुई हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।